तो जाकिर भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? जाकिर भाई आप ये बता दीजिए कि NISM सर्टिफिकेशन क्यों किया आपने? हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ एक गेस्ट हैं, हमारे जाकिर भाई, जो एक इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं और एंजल वन का चैनल पार्टनर भी हैं और मोतीलाल ओसवाल में रिलेशनशिप मैनेजर भी रह चुके हैं और तकरीबन 7 सालों से इनको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस है। तो आज मैं आप लोगों को इन्हीं से मिलाने वाला हूं और तकरीबन इनके पास 400 से 500 क्लाइंट अपने फ़ंड को मैनेज करवाते हैं, अपने पोर्टफोलियो को भी मैनेज करवाते हैं। आप लोग इनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग जाकिर भाई से बातचीत करना शुरू करते हैं। तो जाकिर भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सब खैरियत है जी। जाकिर भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपके पास 7 सालों का ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस है, इसके बारे में भी आप बताइएगा। और सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर दे दीजिएगा। मेरा नाम जाकिर अहमद है। पिछले 7-8 साल से मैं इस मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ और ये 7-8 साल से जो मैं जुड़ा हुआ हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने बेसिक से सीखा और इसमें मैं बेसिक टू एडवांस में जहाँ जहाँ से मैंने सीखा वो सारी चीज़ें मैं यहाँ बताऊँगा। सबसे पहले जो ट्रेडिंग जर्नी हुई, मैं एक छोटे फर्म में नारनोलिया सिक्योरिटीज़ में एज ए एग्जीक्यूटिव के रूप में जुड़ा। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल में एज ए रिलेशनशिप मैनेजर और उसके बाद बजाज सिक्योरिटीज़ में एज ए असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर मैंने काम किया। इतने साल मैंने काम करने के बाद बहुत सारे NISM के सर्टिफिकेशन कोर्स मैंने किया और उसके बाद धीरे धीरे नॉलेज हासिल करके आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा। जाकिर भाई आप ये बता दीजिए कि NISM सर्टिफिकेशन क्यों किया आपने और इसका आपके करियर पर क्या असर पड़ा है? इसके बारे में आप हमारे ऑडियंस को अच्छे से बताइए। देखिए, किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए तो सर्टिफिकेशन इसलिए ज़रूरी होता है कि आप उस चीज़ों को बेसिक से जानें। अगर कोई भी ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, तो आपको सबसे पहले मार्केट के हर चीज़ के बारे में जानकारी होना। इक्विटीज़ क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, सेबी की कंप्लाइंसेस क्या होती है, इन सब चीज़ों को जानना, रूल एंड रेगुलेशंस क्या होता है, ये ज़रूरी होता है। और NISM सर्टिफिकेशन जो है, चाहे 5 हो, 8 हो या 15 हो, ये सब चीज़ें ये ज़रूरी है आपको मार्केट में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं तो बेसिक लेवल से ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेसिक लेवल से अगर एडवांस लेवल पे जाना है तो हम लोगों को NISM सर्टिफिकेशन ज़रूर लेना चाहिए और सेबी के जो रूल्स हैं, जो उसके गाइडलाइंस हैं, उसको हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जाकिर भाई आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि NISM सर्टिफिकेशन क्यों करना चाहिए और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या बिगिनर को यह सर्टिफिकेशन करना चाहिए या पहले प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना चाहिए? आप इसके बारे में भी बताइए। नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आप मार्केट में पैसे लूज़ कर दोगे। बेसिक चीज़ इसलिए भी ज़रूरी है कि एक डायरेक्शंस देता है मार्केट में। अगर आप डायरेक्शंस के हिसाब से अगर चलते हो, बेसिक नॉलेज है, तो आप वहाँ से पैसा कमा के निकलोगे। लेकिन अगर वो उस बेसिक को अगर इग्नोर करके डायरेक्ट प्रैक्टिकल करना चाहोगे तो ये ज़रूरी है कि आप उसको लॉस में कन्वर्ट कर लोगे। आपके पास कितना भी कैपिटल क्यों ना हो जाए, वो लॉस में ही जाएगा। इसलिए बेसिक सर्टिफिकेशन NISM का ज़रूरी है। बिल्कुल दोस्तों, तो आपने जाकिर भाई से सुना कि बेसिक सर्टिफिकेशन क्यों ज़रूरी है और हमें क्यों करना चाहिए। अब मैं जाकिर भाई आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी और इन्वेस्टमेंट की जर्नी जो स्टार्ट करी है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? आपने कितना स्ट्रगल किया, आप कितनी परेशानियों से गुजरे, इसके बारे में भी आप हमारे ऑडियंस को बताइए। जहाँ तक मेरी जर्नी की बात रही तो बहुत ऐसे कंडीशंस आए जो मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा और ओवरऑल आपका नॉलेज ही आपको आगे बढ़ाता है। और मार्केट में जितने भी तरह के लोग हैं, सब आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट ऑफ व्यू से सही से गाइडलाइंस करेंगे।
मेरी जर्नी जितनी भी रही अब तक, वो मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने लॉस नहीं किया, मैंने भी लॉस किया, लेकिन अब आप साइकोलॉजी अच्छा बना के मार्केट में आएंगे तो मार्केट में सर्वाइवल ज़्यादा होगा। लेकिन अगर साइकोलॉजी ख़राब रहेगा, नॉलेज नहीं रहेगा, तो आप मार्केट में पीछे हटते जाएंगे। अब तक मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, NISM कोर्स किया, मैंने बाहर इंदौर से पढ़ाई की, ठीक है। इसमें बहुत ऐसा समय ऐसा लगा जो मेरे पास नॉलेज नहीं था, मैंने अपने सीनियरों से सीखा, सर से सीखा, और उसी के बेस को, उसी के हर चीज़ को फॉलो करके मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी के कारोबार पे हर तरह के फंडामेंटल्स चीज़ों को अपने हिसाब से मूल्यांकन करता हूँ और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ। यही चीज़ मुझे आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों देखा आपने, हमारे जाकिर भाई ने बताया कि साइकोलॉजी को बिल्ड करना क्यों ज़रूरी है। मार्केट में जो इंडिकेटर्स हैं, जो चार्ट पैटर्न्स हैं और जो टेक्निकल एनालिसिस हैं, ये सारे के सारे बहुत कम काम करते हैं। आपका ज़्यादा काम जो आपको देगा ट्रेडिंग जर्नी में या इन्वेस्टिंग की जर्नी में, वो है साइकोलॉजी। और जाकिर भाई ने बताया कि साइकोलॉजी हमें क्यों बिल्ड करना चाहिए। जाकिर भाई, अब आपसे अगला सवाल ये है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? आप इसके बारे में हमारे ऑडियंस को ज़रूर बताइए। देखिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में कुछ सिमिलैरिटीज़ है। अगर एक बिगिनर ट्रेडर अगर इसको समझ ले, जितना भी ट्रेडिंग होता है इट इज़ बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। अगर आपके पास टेक्निकल्स का नॉलेज है और ट्रेडिंग्स में ओवरऑल आपका ड्यूरेशन शॉर्ट टाइम होता है। कोई पर्सन ऐसे भी हैं जो स्कैल्पिंग के रूप में ट्रेड करना चाह रहे हैं, कोई पर्सन ऐसे भी हैं जो पोजिशनल वे में ट्रेड करना चाह रहे हैं। मकसद है जल्दी में पैसा कमाना। तो कभी भी अगर जल्दी में आप पैसा कमा रहे हैं तो आपको एक्यूरेसी 100% नहीं मिलेगी। आपको हायर एंड फायर सिचुएशंस वाला कदम उठाना होगा। कभी आपको लॉस भी होगा, कभी प्रॉफिट भी होगा। लेकिन एज वेल एज अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मार्केट में टेक्निकल्स पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अगर टेक्निकल्स पे कमांड नहीं हुआ तो आप अच्छे ट्रेडर नहीं हैं। हम लोगों ने एक कहानी सुनी, खरगोश और कछुआ। इनकी कहानी में कछुआ ही जीतता है। बिल्कुल। तो आप इन्वेस्टिंग जस्ट इस कहानी के जैसे ही है। अगर आप लंबे समय से बने हुए हैं मार्केट में तो इन्वेस्टमेंट में ख़ास तौर पर बहुत ऐसी चीज़ें एक इन्वेस्टर को हासिल हो सकता है जो आज के ज़माना में एक नॉर्मल FDs वगैरह नहीं दे सकती है। इन्वेस्टमेंट में कंपनी जब भी बोनस देती है वो एडिशनल एडवांटेज है, स्प्लिट करती है वो एडिशनल एडवांटेज है, डिविडेंड देती है वो एडिशनल एडवांटेज है। ये सब चीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बड़ी और अच्छी चीज़ है। इन्वेस्टमेंट में आपका कोई नुकसान नहीं। इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो फंडामेंटल्स की जानकारी, आप किस कंपनी में पैसे लगा रहे हैं, उस कंपनी का सेल्स ग्रोथ क्या है, ROCE क्या है, ROE क्या है, EBITDA मार्जिन क्या है, ये सब सारी चीज़ें को देखकर अगर आप पैसा लगाते हैं तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर्स का ड्यूरेशंस भी कम से कम 5 से 10 साल का ऊपर ही होना चाहिए, नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अच्छी कंपनी में आप समय दें, बहुत सारी अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों देखा आपने, जाकिर भाई ने बहुत अच्छे से समझाया इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में फ़र्क क्या है। इन्वेस्टिंग ये लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर आप पेशेंस रख सकते हैं, अगर आप कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं और आप अच्छे से वेट कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टिंग कीजिए। और अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है तो उसके लिए जाकिर भाई ने बताया कि ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन है। आप ट्रेडिंग करें, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए भी आपको टेक्निकल एनालिसिस में कमांड हासिल होना चाहिए। तो जाकिर भाई ने बहुत अच्छे से समझा दिया। अब मैं जाकिर भाई से अगला सवाल ये करता हूँ कि नए इन्वेस्टर और नए ट्रेडर को सबसे पहले कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? अब इसके बारे में विस्तार से बताइए। एक न्यू इन्वेस्टर को सबसे पहले अगर मार्केट में उसकी नई एंट्री होती है तो उसे चाहिए कि मार्केट का बेसिक नॉलेज होना। आज के दौर में क्या है कि किसी के पास 10,000 है, 20,000 है, ये टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब देख के जो है ये ट्रेड नॉर्मल
कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। आप दूसरे के माइंडसेट को एक कॉपी पेस्ट करके नहीं समझ सकते हो। आज जितने भी लॉसेस हो रहे हैं, सेबी का डेटा जो वो कहता है कि 90% लोग लॉसेस में हैं, तो इसके पीछे एक नए इन्वेस्टर्स ज़्यादा है। इसके रीज़न उनके पास लैक ऑफ नॉलेज है इक्विटीज़ मार्केट का। वो इक्विटीज़ में ट्रेड नहीं करके डायरेक्ट ऑप्शंस में करते हैं। 18 से 25 साल या 30 साल के लोग ज़्यादा नुकसान में, वो मार्केट के हर चीज़ को बिना समझे ट्रेड कर रहे हैं, इस वजह से लॉस पे। हमेशा मैं यही कहता हूँ, सबसे पहले आइए 6 से 8 महीना कम से कम मार्केट को टाइम दीजिए, स्टडीज़ कीजिए, और आप उसके बाद धीरे धीरे पैसा ज़रूर कमाइए। बिल्कुल, जाकिर भाई ने बहुत अच्छे से समझाया आपको। जाकिर भाई, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने सबसे पहले किस कंपनी में ट्रेड किया, और जो आपको स्टार्टिंग में जो चैलेंजेस आप फेस किए, आप उसके बारे में बताइए हमारे ऑडियंस को, ताकि हमारी ऑडियंस जो इस वीडियो को देख रही है वो भी स्टार्टिंग में ऐसी गलतियों को ना करे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी और इन्वेस्टमेंट की जर्नी अच्छे से स्टार्ट कर सके। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारे शेयर्स लिए थे, लेकिन मेरा मकसद ये था कि लॉन्ग टर्म व्यू को मार्केट में हमेशा कंटिन्यू रखा जाए। ट्रेडिंग पे मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, और जो पहली दफ़ा शेयर्स का बात है तो एक आईपीओ लगा था। उस आईपीओ का नाम था पारस डिफेंस। उस पारस डिफेंस का आईपीओ मैंने 500 रुपये आसपास का था वो, और वो उसको मैंने जाके 1200 रुपये आसपास में सेल किया था। वो मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट था अब तक का, मतलब कि 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट पे लगभग 1 लाख रुपए का अर्निंग्स था। तो उसको मैंने रखा था कुछ दिन होल्ड करके, और उसके बाद फिर मैंने सेल किया था। तो वो सबसे बड़ा मेरे लिए अच्छा टाइम था। बिल्कुल दोस्तों, देखा जाकिर भाई ने बताया कि इनका पहला ट्रेड जो था वो एक आईपीओ में इन्होंने इन्वेस्ट किया था, और पहली इन्वेस्टमेंट में ही इन्होंने तकरीबन 1 लाख रुपया का इनकम जनरेट किया। दोस्तों देखिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है। आप यहाँ अगर सीख करके करेंगे तो लॉन्ग टर्म में अच्छे से पैसा कमा सकते हैं, अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। जाकिर भाई, अगर कोई नया इन्वेस्टर है, अब वो चाहता है कि मैं किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट शुरू करूं, तो किसी भी स्टॉक जो अच्छा स्टॉक है, जो अच्छी कंपनी है, उसको शॉर्ट टर्म में इनकम कमा करके दे सकती है, तो कोई भी बंदा कैसे फाइंड आउट करे कि उसके लिए अच्छा स्टॉक है या उसके लिए बुरा स्टॉक है, उसको शॉर्ट टर्म में पैसा कमा करके देगी? आप ये बताइए कि कैसे फाइंड आउट करे कोई भी नया इन्वेस्टर किसी अच्छी कंपनी को? देखिए, अच्छी कंपनी का सवाल है तो सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आप निफ्टी के टॉप 500 कंपनीज के बारे में स्टडीज़ कीजिए। और मैं आपको बता दूं, एनएससी बीएससी पे लगभग 8,000 से ऊपर कंपनी लिस्टेड है। अब ये 8,000 कंपनी, मैं ये नहीं कहूँगा कि 8,000 कंपनी सही है, इसलिए कि आज के ज़माने में फ्रॉड भी इतना है, कंपनी लिस्टेड हो जाती है फिर उसके बाद डिलिस्टेड हो जाती है। तो ऐसा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 रुपये वाला शेयर, 5 रुपये वाला शेयर या 10 रुपये वाला शेयर आपको करोड़पति बना सकता है। ऐसा सिर्फ 100 टाइम्स में 1 टाइम होता है, 2 टाइम्स होता है। तो कोशिश यही कीजिए कि आप टॉप 500 कंपनी के बारे में रिकंसाइल कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए कि कंपनी का कारोबार कितने दिनों से चल रहा है। आज एक एमएनसी कंपनी, हम कोलगेट का मान ले, HUL का मान ले, तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनी इसलिए है कि इन्होंने अपने व्यापार से लोगों को आकर्षित किया, और उनका प्रोडक्ट हम आज यहाँ हैं तो भी हैं, और हम यहाँ से गुजर जाएंगे तो भी उनका प्रोडक्ट रहेगा। तो इन सब चीज़ों को अगर लोग बेस बना के अगर इन्वेस्टमेंट करें तो ओवरऑल उनको लॉसेस के चांसेस कम हैं, और इन फ्यूचर अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएशंस का काम कभी भी 1, 2, 3 साल में नहीं होता, आपको लॉन्ग टाइम व्यू रखना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टाइम व्यू रखते हैं तो मार्केट में ओवरऑल आपको प्रॉफिट मिलेगा, आप एक अच्छा कॉर्पस खड़ा कर सकते हैं चाहे किसी भी हाल में हो।
तो आप स्टॉक को अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। निफ्टी 50 के 50 या निफ्टी 100 के 100 स्टॉक या 100 कंपनी में से किसी एक कंपनी को उठाएं, उसका फंडामेंटल एनालिसिस देखें, उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू रखें। अब मैं जाकिर भाई आपसे अगला सवाल ये करता हूं कि ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट या स्ट्रैटेजी? आप इसके बारे में हमारे ऑडियंस को विस्तार से बताइए ताकि हमारी ऑडियंस भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सके। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आपको बेसिक टू एडवांस, बेसिक दैट मीन्स कि फंडामेंटल्स ये भी जानकारी होना चाहिए और टेक्निकल्स का भी जानकारी होना चाहिए। अगर इन दोनों को लेके आप चल रहे हैं तो आप एक अच्छे ट्रेडर होंगे। शॉर्ट टाइम के लिए अगर किसी भी आदमी को पैसा कमाना है तो ये टेक्निकल्स अगर अच्छी जानकारी रखता है वो, तो मार्केट में वो अच्छा से पैसा कमा सकता है। हम लोग हमेशा एक बिगिनर ट्रेडर का ओवरऑल ये गलती रहता है कि वो फोमो ट्रेड करता है, बिल्कुल बिल्कुल, वो साइकोलॉजी अच्छा नहीं रख के ट्रेड करता है और रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। अगर आप 20,000 30,000 से फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ट्रेड करते हैं तो आपको ये भी चीज़ सोचना है कि आइडियल स्टॉप लॉसेस क्या होगी, आइडियल टारगेट क्या होगी। ये सब चीज़ की जानकारी, आपका स्टॉप लॉस नहीं लगाना आपके पूरे पैसे को वाइप आउट कर सकता है। आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होना, इन केस अगर मान लीजिए किसी ट्रेड में आपने 1,000 रुपये कमाए, अगले 2 ट्रेड में आपने 2,000 रुपये लॉस कर गए, तो आप अपने साइकोलॉजिकल लेवल में अच्छे नहीं हैं। आपको ये सोचना है एक फेवरेबल रिस्क कितना होता है और कितना होना चाहिए। आप रिस्क को पहले से डिफाइन करके चलिए कि हम 500 रुपये से ऊपर का रिस्क नहीं लेंगे, और यही चीज़ आपको एक मजबूत और स्ट्रांग ट्रेडर बनाएगा। रिस्क और साइकोलॉजी हर कुछ चीज़ मार्केट में समय देने से होता है। बहुत सारे सिनेरियो को अगर आप कभी कभी ट्रेड नहीं करते हो, लेकिन आप निफ्टी के चार्ट पे बैठो, सीखो, समझो कि कैसे वो प्राइस एक्शंस काम करता है, कैसे सपोर्ट पे आके वो रिवर्सल ले रहा है, रेजिस्टेंस पे आके वो रिवर्सल ले रहा है, ये सब चीज़ अगर आप सीखते हैं तो एक अच्छा साइकोलॉजी आपका बिल्डअप होता है और आप इसी सब चीज़ों से अच्छे ट्रेडर बनते हैं। बिल्कुल दोस्तों, देखा आपने कि जाकिर भाई बताया कि ट्रेडिंग करने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस पे कमांड हासिल करना होगा, रिस्क को मैनेज करना होगा, हमें कितना रिस्क लेना है पहले से डिसाइड कर लेना होगा। साइकोलॉजी को अगर बिल्ड करना है, साइकोलॉजी बेस को मजबूत करना है, तो आप बैठ करके निफ्टी 50 के चार्ट को देखें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखें कि कब वहाँ से रिवर्सल लेता है, कब यहाँ से उठता है। आप इसको जब एनालाइज करेंगे, जब मार्केट का रिव्यू देखेंगे ओवरऑल, तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद आप ट्रेडिंग करने के लिए स्टार्ट करें, रिस्क को मैनेज करके रखें। अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस को नहीं लगाएंगे, तो जाकिर भाई ने बताया कि कभी भी आपका जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो सकता है। जाकिर भाई, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के पास 10,000 रुपया है तो उस व्यक्ति को ट्रेडिंग करना चाहिए या इन्वेस्टिंग करना चाहिए? आप इसके बारे में बताइए। देखिए, अगर बात कैपिटल्स की है तो सबसे पहले तो उनको एडवाइस यही रहेगा कि मार्केट में आप ट्रेडिंग करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को सीखें, क्योंकि आप 10,000 कितनी बार मार्केट में लाइएगा वो मार्केट ले लेगा। ये चीज़ हमेशा ये सोचना है कि पहले आप 6, 7, 8 महीना मार्केट को दीजिए, सीखिए, समझिए कैसे प्राइस एक्शंस काम करता है, कैसे हर कुछ ट्रेडिंग में काम करता है। और अगर रही बात 10,000 और 20,000 से ट्रेड करने की, तो आपको अपने साइकोलॉजिकल लेवल पर काम करना होगा, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा करना होगा। आप अगर 10,000 रुपये में रिस्क रिवॉर्ड लेना चाहते हैं तो 1:1 अगर 300 या 500 का स्टॉप लॉस अगर डाल के कंटिन्यू ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश करूँगा कि उनको सजेस्ट करूँगा कि आप सीख के आओ और एक बार अच्छा कैपिटल के साथ मार्केट में इक्विटी सेगमेंट से शेयर्स बाय और सेल से स्टार्ट करो। एफएनओ से बचो और शेयर्स से
स्टार्ट करो सीखने के लिए। अगर हमें स्टार्ट करना है तो पहले सीखना होगा, और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप इक्विटी मार्केट से शुरू करें। एफएनओ से दूर रहें, इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहें, आप इक्विटी मार्केट में जाएं, कंपनी को देखें, उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करें। जाकिर भाई, आने वाले टाइम में एआई और एल्गो ट्रेडिंग मार्केट में क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं, आप इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देखिए, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है मार्केट में, एआई और एल्गो ट्रेडिंग, लेकिन ओवरऑल इन चीज़ों से इंस्टीट्यूशंस पैसे ज़्यादा कमाती है। इंस्टीट्यूशंस ऐसे समझ ले जिनके पास ज़्यादा फंड हैं, तो ये चीज़ पॉजिटिव ज़रूर है। आज हम लोग क्या है, किसी भी स्टॉक्स के बारे में जानकारी अगर चाहे तो या तो गूगल या तो चैट जीपीटी वगैरह नॉर्मल वे में बता देती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एल्गो ट्रेडिंग अच्छी चीज़ें हैं लेकिन एक्सपेंसिव है, और इन चीज़ों में रिटेल क्लाइंट जो हैं, रिटेल ट्रेडर जो हैं, कभी कभी ट्रैप भी हो जाते हैं। 5,000, 10,000, 15,000 में सॉफ्टवेयर बेस पे सेलिंग्स हो रहा है एल्गो में, जो एक रिटेल क्लाइंट खरीद के स्कैम अपने साथ खुद कर ले रहे हैं। तो इन फ्यूचर्स एआई अच्छी चीज़ें हैं, आप कोशिश ये कीजिए कि बेसिक नॉलेज यूज़ करके उसके बाद एआई का यूज़ करें तो बेटर है। और अभी फ़िलहाल मैं बिगिनर को एल्गो ट्रेडिंग से बचने के लिए कहूँगा, आप उससे अच्छा है कि मार्केट के बेसिक्स पे वर्क करें, अच्छा वहीं से निकल कर आएगा। कहीं भी शॉर्ट ड्यूरेशंस में काम नहीं करें, सबसे बेस्ट होगा। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो एआई और एल्गो ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो यकीनन आप जानें, लेकिन जाकिर भाई ने जो कहा कि आप जो वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे उससे बेहतर ये है, क्योंकि जो एल्गो ट्रेडिंग है वो है एक्सपेंसिव। एआई है, आप एआई से तो टेक्निकल एनालिसिस वगैरह देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो आप टाइम स्पेंड करेंगे उससे बेटर ये है कि आप मार्केट को देखें, मार्केट को रिसर्च करें, उसके बारे में नॉलेज को गेन करें। जब आपके पास उतना फंड हो जाएगा, आप उस लायक के हो जाएंगे, जैसे इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो एल्गो ट्रेडिंग को यूज़ करते हैं, जब उस लायक के बन जाएंगे तो आप एल्गो ट्रेडिंग की तरफ अपना रुख करें। लेकिन एल्गो ट्रेडिंग और एआई के बारे में भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर जानें, उसके बारे में सीखें। जाकिर भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तक का जो आपका सबसे बड़ा लॉस है और जो अभी तक का आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट है वो क्या है? अगर आप इसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताना चाहते हैं तो हमारी ऑडियंस को ज़रूर बताएं। देखिए, ट्रेडिंग जर्नी में बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव हमारे साथ भी हुई, और रही बात प्रॉफिट और लॉस की, तो सबसे बड़ी लॉस 60 to 65,000 मेरी थी, और प्रॉफिट कम थी ही 45 अराउंड आसपास। हाई और लो तो होता है मार्केट में, प्रॉफिट लॉस दोनों होता है, लेकिन इन सब चीज़ों से पहले बहुत सारा साइकोलॉजिकल लेवल अच्छा नहीं होता था, माइंडसेट सही नहीं होता था, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होता था, इन सब को इग्नोर करके ट्रेड करता था, तो इस वजह से ज़्यादा लॉसेस हुए। लेकिन अब नॉर्मल इन सब चीज़ों का अच्छा संतुलन है, तो अब ट्रेड इग्नोर करके इन सब चीज़ों को नहीं करता हूँ। बिल्कुल देखा दोस्तों आपने कि इनका जो अभी तक का सबसे बड़ा लॉस था वो 65,000 लगभग था, और जो उनका सबसे बड़ा प्रॉफिट है वो 40,000 है। यानी कि लॉस बड़ा था और प्रॉफिट छोटा था। तो देख सकते हैं शेयर मार्केट है दोस्तों, यहाँ कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है। तो आप शेयर मार्केट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो सही से इसके बारे में सीख लें, जानकारी ले लें, अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड कर लें। जाकिर भाई, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े फंड मैनेजर हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, और ओवरऑल आप मेरा जो पोर्टफोलियो है आप ही मैनेज करते हैं। अगर हमारे ऑडियंस में से कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपका क्लाइंट बनना चाहता है, तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे? आपका जो क्राइटेरिया है वो क्या है? अगर कोई क्लाइंट आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपके ऑफिस कहाँ है, आप इसके बारे में लास्ट में जानकारी दे दीजिए। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनका वेलकम है, और हमारे साथ अगर जुड़ेंगे तो मैं उनको ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, यहाँ कोर्स का भी सॉल्यूशंस हैं। अगर कोई सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ऑफिस में आके क्वेरीज भी कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का एड्रेस है कांके रोड नियर गोकुल स्वीट्स, वहाँ आके आप कंटिन्यू कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, क्वेरीज कर सकते हैं, यहाँ ट्रेडिंग कैसे होता है, किस बेसिस पे होता है, ठीक है। और मेरी एंजल वन की ऑथराइज डीलरशिप है, ठीक है, और आप बेफिक्र होके यहाँ आइए,
जो भी सवाल जवाब है आप यहाँ कीजिए, और मैं अलग से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी काम करता हूँ। दोस्तों जाकिर भाई साइट से पोर्टफोलियो मैनेजिंग का भी काम करते हैं। तकरीबन इनके पास अभी रिसेंटली 600 से 700 क्लाइंट हैं जिनके पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। अगर आप भी शेयर मार्केट में जुड़ करके पोर्टफोलियो को मैनेज करवाना चाहते हैं तो आप यकीनन जाकिर भाई से मिलें। ये इतने अच्छे इंसान हैं, इतने हम्बल हैं कि जब मैं इनसे मिला, इन्होंने स्टॉक मार्केट के बारे में मुझे बताया और अभी तक ये बता ही रहे हैं, सिखा ही रहे हैं। और ये मेरा पोर्टफोलियो भी मैनेज करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा पोर्टफोलियो यही मैनेज कर रहे हैं फिलहाल अभी। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करवाना चाहते हैं तो ज़रूर कांके आएँ। कांके आ करके आप गुरुकुल के बगल में ही इनकी ऑफिस है, ऑफिस आएँ, क्यूरिस करें और जानकारी इनसे लें और अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को शुरू करें, पोर्टफोलियो मैनेजिंग की जर्नी को शुरू करें। ये एंजल वन के जो चैनल पार्टनर है, इसके ऑथोराइज्ड डीलरशिप इनके पास है। तो आप बेफिक्र होकर के आप इनके पास आ सकते हैं और अपनी जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं। जाकिर भाई अब मैं यहीं पे अपनी बातों को ख़त्म करना चाहता हूं। आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा, आपने टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू। अगर दोबारा मौका मिले तो आपसे ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह तबारक व तआला। आपने टाइम दिया, आपका टाइम देना भी हमारे ऑडियंस के लिए फ़ायदेमंद हो। हमारा ऑडियंस इस वीडियो को देख करके इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेगी। तो दोस्तों आपको ये पॉडकास्ट देख करके कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।